नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज हम लोग पुनर्विवाह या सेकंड मैरिज के विषय पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आया तो यहाँ पे सनसेट देखने के लिए था, तो शायद मुझे तो सनसेट देखने को ना मिल पाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सनसेट ज़रूर एंजॉय कर लें। और इसके साथ ही दोस्तों देखिए, हम लोगों की ऑलरेडी जो नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे चर्चा चल रही है। शुक्र ग्रह भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कल ही मैंने फेसबुक में एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डिविजनल चार्ट को किस तरीके से आप लोगों को अध्ययन करना होता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए, हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी कंसल्टेशंस में इस पैटर्न को भी पाया कि जहाँ पे लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काफ़ी लोग डिवोर्स की सोच रहे हैं, काफ़ी लोग सेकंड मैरिज को लेके भी कंसर्न है, क्यूरियस हैं। तो क्यों ना आज हम लोग इसी विषय पे बात कर ले, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब लॉकडाउन की वजह से ये भी स्थिति हो गई है कि कपल्स को, जो कि वैसे अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जॉब्स में इतने बिजी रहते थे कि जिन इश्यूज़ को वो अभी तक इग्नोर करते आ रहे थे, इस लॉकडाउन की वजह से वही इश्यूज़ अब सतह पे आ रहे हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ उन इश्यूज़ को डील करना पड़ रहा है, काउंटर करना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहले एक एक करके समझना शुरू करते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट समझने हो, मैरिज वैवाहिक जीवन के प्रोस्पेक्ट समझने हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7th हाउस को। 7th हाउस कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के जीवन साथी के बारे में बताता है। जैसे कुंडली में हर एक भाव किसी ना किसी लाइफ के आपके एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी तरीके से 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपके वैवाहिक जीवन की जो इंटेग्रिटी है, जो बॉन्ड है, जो कमिटमेंट है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों कुंडली के नवम भाव पे जोर देते हैं। देखिए, शायद यही कारण है कि जब हम लोग मैरिज से रिलेटेड जो वर्गा चार्ट भी होता है, उसके हम लोग नवमांश को D9 चार्ट को देखते हैं। हम लोग दोस्तों सप्तांशा चार्ट को क्यों नहीं देखते? तो कहने का मतलब ये है कि आप मैरिज में कितने कमिटमेंट के साथ रह सकते हैं, धार्मिक पथ पे आप रह सकते हैं, आपका जीवन साथी आपके जो जीवन का जो सोल पर्पस है उसको फुलफिल करने में आपको कितना सहयोग देने वाला है, नहीं देने वाला। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अच्छे वर्कआउट होने के लिए आपकी कुंडली में नवम भाव का भी मजबूत होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ये तो दोस्तों हम लोगों ने समझा कि आपको जो लगन चार्ट से आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जो 7th हाउस है वो आपके जीवन साथी के लुक की बात की जाए, कैरेक्टर की बात की जाए, टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात की जाए, उन सब की जानकारी देता है। और वैवाहिक जीवन की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को सिर्फ भावों की बात करी जाए तो हमें नवम भाव पे भी जोर देना होता है। जो नेचुरल रिलेशनशिप के कारक का है दोस्तों, वो आपके शुक्र ग्रह हैं। और गृहस्थ जीवन में कितनी समृद्धि आपको मिलेगी उसके लिए फिर हमें बृहस्पति को भी जोड़ के देखना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इससे जुड़े वर्गा चार्ट को देखना होगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कि नवमांश चार्ट है, तो नवमांश चार्ट में भी आप लोगों को 7th हाउस की स्थिति देखनी है और D9 चार्ट की भी आपको 9th हाउस का विश्लेषण दोस्तों करना होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो कैच है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने आप लोगों को कल की पोस्ट में बताया था कि जब आपको किसी भी वर्गा चार्ट को देखना होता है तो आपको इस तरीके से देखना होता है कि उस वर्गा चार्ट में जो आपका लगन चार्ट का जो लग्नेश था उसकी स्थिति कैसी है। जो आपका जिस भी वर्गा चार्ट को आप देख रहे हैं, जैसे इस केस में आप नवमांश को D9 चार्ट को देख रहे हैं, तो उसका जो लग्नेश बनेगा उसको हम वर्गेश बोलेंगे। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके D9 चार्ट में जो आपका लगन है वो अगर आपका वृषभ हुआ, तो इसका मतलब आपका जो वर्गेश है D9 चार्ट में लगन का जो लॉर्ड है वो शुक्र ग्रह हुए, आपको वर्गेश की स्थिति देखनी है। और इसके साथ साथ जो नेचुरल वर्ग कारक है, तो D9 चार्ट के जो नेचुरल वर्ग कारक है वो शुक्र ग्रह है। तो दोबारा से आपके जो शुक्र ग्रह का कहीं ना कहीं D9 चार्ट में इंपॉर्टेंस आ जाता है। इसके साथ साथ आपको D9 चार्ट के भी 7th हाउस के लॉर्ड को देखना है और 9th हाउस को देखना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी आपकी किस तरीके की रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए, चूंकि आज का जो हमारा कंसर्न है वो सेकंड मैरिज के हिसाब से है, तो उसके लिए दोस्तों में कहीं ना कहीं देखिए, जो माना जनरली ये जाता है, जो जनरल जो पैटर्न प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है वो कुछ इस तरीके से फॉलो करा जाता है कि देखिए, व्हाट कम्स आफ्टर। जैसे अगर आप 1st हाउस आपके साथ जोड़ के देखा जाता है, आपके बाद आपका जो सिबलिंग है, तो उसके हिसाब से छोटे भाई के हिसाब से हम लोग 3rd हाउस को देखते हैं। उसी तरीके से अगर आपको वाहन के हिसाब से भी देखना है, सेकंड व्हीकल के हिसाब से, सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 4th हाउस अगर आपके वाहन को, आपकी प्रॉपर्टी को बताता है, तो सेकंड बिग प्रॉपर्टी के हिसाब से बात की जाए, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए डेली अफेयर नहीं है। यू आर नॉट दैट रिच कि प्रॉपर्टीज़ लेना, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना आपके लिए डेली रूटीन या मंथली ईयरली कुछ आपका एक लाइफ स्टाइल ही है। मैं उस तरीके के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा। मैं देश काल पात्र लगाना होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिनके घर लेना अपने में एक बड़ी बात होती है।
है। उस हिसाब से देखा जाए तो 4th हाउस अगर आपके पहले मकान के बारे में बताता है, व्हाट कम्स आफ्टर, तो उससे आप 3 भाव आगे जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आप 6th हाउस में पहुंच जाएंगे। वहां से आपको सेकंड हाउस, सेकंड व्हीकल के हिसाब से आपको दोस्तों जानकारी मिल सकती है। तो उसी तरीके से दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सेकंड मैरिज के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसलिए आपको 9th हाउस पे आना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो 7th हाउस अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, इसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर दैट, तो अगर आपको सेकंड मैरिज के हिसाब से देखना है तो आपको कहीं ना कहीं 9th हाउस पर दोस्तों जोर देना होता है। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि दोस्तों देखिए, नो मैटर जो कुछ भी आपके जीवन में परिस्थितियां बनी, आपका रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली दुखद बात थी कि वर्कआउट नहीं करा, लेकिन अगर आपको सेकंड मैरिज के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करना है तो उस समय आप जितने भी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज करेंगे, व्रत करेंगे, ईश्वरीय पूजा पाठ करेंगे, देव दर्शन करेंगे, तो सेकंड मैरिज होने के हिसाब से आप जो परिस्थितियां हैं अपनी जीवन में पेस अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, आपने जैसे ही आपने लगन चार्ट के 9th हाउस की स्थिति, 9th लॉर्ड की जब आप स्थिति देखेंगे, उससे आपको आपकी सेकंड मैरिज के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त होगी। अब दोस्तों देखिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल पॉइंट देना चाहता हूँ, वही देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी फर्स्ट मैरिज वर्कआउट नहीं करी, तो आपको उस समय ग्रहों की दशा, आपको सबसे पहले उनका आकलन करना होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो है, लेकिन कौन सा ग्रह हमारी व्यक्तित्व का, अगर हमारा व्यक्तित्व को आप 360 डिग्री मेजर करके, मैप करके अगर समझेंगे, तो उस 360 डिग्री स्काई का, हमारी पर्सनालिटी का कौन सा पार्ट सजीव हो रखा है, ये हमारे जो जिन ग्रहों की दशा चल रही होती है हमें उससे पता चलता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अगर आपकी केतु की आपकी महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, जो आपका सप्तमेश है उसकी आपकी महादशा है और अंतरदशा केतु का आई, तो आपके रिलेशनशिप में पहले से बहुत समस्याएं चल रही थी, और जैसे केतु की अंतरदशा आई, उसका सब पीरियड आया, आपका अनफॉर्चुनेटली आपका तलाक हो गया, आपके डिवोर्स की स्थिति बन गई। अब दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए ऑल्दो केतु की जो अंतरदशा होती है वो एक स्मॉल फेज होता है, स्मॉल पीरियड होता है, लेकिन अगर केतु की महादशा भी चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में जो ट्रबल्स आई थी, जो समस्या आई थी, वो जिस फेज में आई थी, जिस दशा में आई थी, आपको जो सेकेंड मैरिज के हिसाब से अगर सोचना है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम जिसमें आपको स्टेप लेना है। क्योंकि अभी आपके ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं वो स्थिति ही ऐसी चल रही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस समय पे आपने दोबारा रिलेशनशिप में आप पड़े, आपने कहीं यू टुक द मैरिटल वाउस, तो ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां दोबारा से वैसी ही बन जाएं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपके केस में ऐसा चल रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा था, एकाएक ट्रबल्स आनी शुरू हो गई, तो आपको पहले ये देखना होता है कि आपके जीवन साथी की जो दशा परिवर्तन हुआ है वो किस ग्रह का हुआ है, कौन सा ग्रह, कौन सी एनर्जी है जो एक्टिवेट हुई है, इन्वोक हुई है। और सपोज कीजिए अगर उस समय आपके अंदर इतना अवेयरनेस नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी का इतना मार्गदर्शन नहीं था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का भी जो मार्गदर्शन है दोस्तों कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको तब इतना मार्गदर्शन नहीं था, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, आपका डिवोर्स हो गया, उसके बाद अगर आप सेकंड मैरिज के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जिन ग्रहों की दशा ने वो परिस्थितियां क्रिएट करी थी, अब वो समय आपका वो फेज आपका निकल गया है या नहीं निकला है, ये आपको लोगों को दोस्तों देखना, इस एंगल से आपके लिए असेसमेंट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। और मैं दोबारा से कहूंगा दोस्तों, जो कोई भी लोग अगर सेकंड मैरिज के हिसाब से अगर प्रोस्पेक्टिव मैच को ढूंढ भी रहे होते हैं, तो आपकी कुंडली में दोस्तों कहीं ना कहीं जो नवमेश है उसकी स्थिति मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। नवमेश का मतलब ये हो गया कि वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी मैरिटल रिलेशनशिप के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड मैरिज के केस में तो कहीं ना कहीं 9th हाउस के लॉर्ड से कहीं ना कहीं आपको सेकंड मैरिज के प्रोस्पेक्टिव पार्टनर की काफ़ी जानकारी दोस्तों मिल सकती है। और 9th हाउस को अगर आपको मजबूत करना है तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, ईश्वरीय भक्ति एंड रिलीजियस ऑस्टेरिटीज। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सेकंड मैरिज के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं एक मिनट थोड़ी सी स्नीक पीक ले लेता हूँ कि सनसेट, वाओ, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सनसेट भी इंजॉय कर लिया और इस इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग टॉपिक पे भी अपनी चर्चा कर ली। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।